Okay, so students, now we are going to discuss and after that I already discussed echelon form. Now we are going to discuss row reduce echelon form. हम लोग echelon form के बारे में पढ़ चुके हैं. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैट्रिसेस को पढ़ने के लिए. तो हम लोग रो रिड्यूस echelon फॉर्म आपको बता रहे हैं. हम आपको बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा सबसे अच्छा फॉर्म है. ठीक है, वो चीज़ जैसे ए हमेशा एसोलन फॉर्म, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ए कोई जो है मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, अगर ऑर्डर क्या है m इंटू एन है, ठीक है, तो उसको वो हम लोग का एसोलन फॉर्म होना चाहिए. ठीक है, एसोलन फॉर्म का कॉन्सेप्ट बता दिए हैं कि जो भी लीडिंग जो नंबर होगा, कोई लीडिंग जो होगा उसके नीचे सारा जीरो होना चाहिए कॉलम में. ठीक है, तो ये चीज़ होगा. दूसरा है द लीडिंग नन इम्पट्टी एवरी रो मस्ट बी वन, मतलब जो भी लीडिंग कर रहा है वो उसका बाकी जो टर्म्स होगा वन होना चाहिए. ये जो है सबसे डिफरेंट बनाता है, ये सबसे डिफरेंट बनाता है रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म को. ठीक है, ऑल द एंट्रीज ऑफ ए कॉलम एक्सेप्ट लीडिंग नन जीरो एंट्री आर जीरो, मतलब कॉलम का सारा एंट्री जीरो होगा एक्सेप्ट जो लीड कर रहा है, लीडिंग को लीड करने वाले को छोड़ के सारा इसमें वन होगा. ठीक है, ये चीज़ आपको रखें. जैसे यहाँ पे देखें, एक हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको जैसे बताते हैं आपको, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं. ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, वन है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, फिर ये क्या है, ज़ीरो है, वन है, ज़ीरो है, फिर ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो है, ज़ीरो, सॉरी 5 6 है, 7 लिख सकते हैं, 7 है. तो यहाँ पे देखेंगे यार ये कैसा फॉर्म में है. देखें पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को कि ये इसका लीड करने वाला क्या है, वन है, इसको लीड, तो बाकी देखिए दोनों तरफ जीरो आ गया. इसको लीड करने वाला इस कॉलम को लीड करने वाला क्या है, तो इस लीड को लीड करने वाला वन है, तो इसका नीचे भी जीरो, इधर भी जीरो. मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए. ये जो है आपका, इसके बाद तो इसको लीड करने वाला क्या है, देखिए इसको नीचे तो सारा कुछ तो इधर है ही नहीं, तो ये लीडिंग वाला हो गया. तो यहाँ से जो होगा हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिसेस है वो कैसा है, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म है. रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म. ठीक है, ये है. नेक्स्ट जो है, अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, जैसे अगर एक ले लेते हैं, तो अगर एक का वीडियो हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 3 लेते हैं, 0 लेते हैं, उसके बाद 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, कुछ भी ले लें, यहाँ पे ये ले लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं 0 लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 7 लेते हैं, फिर यहाँ पे 6 लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, 9 लेंगे. जो मन आए इसको हम लोग ले लेते हैं, ताकि हम लोग को देखना है कि वो आपका, जैसे ये 0 है, 0 है, ये हम लोग 11 है, इसको 0. अब देखेंगे ये कौन फॉर्म में देख लेंगे. सबसे पहले तो हम लोग ये देखें यहाँ पे कि ये वाला पार्ट है, इसको लीड करने वाला कौन है, 3 है. 3 लीड कर, इसका मतलब नीचे 0 हो गया. फिर इसको लीड कौन कर रहा है, 7 किसको लीड कर रहा है, 0, पूरा ये 0 हो गया. ठीक है, फिर आपका 11 किसको लीड कर रहा है, तो इधर 0 हो गया. तो ये आप देखें, ये 1 होना चाहिए नहीं जरूरी है आपका, या उसमें क्या होता है, इधर भी 0 होना चाहिए था. ठीक है, उसमें क्या देखते थे हम लोग कि उसका कॉलम जो इधर रो और कॉलम दोनों होता था, क्या उसका हम लोग को 0 होता था. देखिए, ऑल द एंट्रीज ऑफ कॉलम, जितने भी कॉलम में एंट्री होगा एक्सेप्ट लीडिंग नन जीरो आर जीरो. आपको क्या बोले कि जितने भी कॉलम में एंट्री आएगा सारा का सारा क्या होगा, वो 0 होगा, एक्सेप्ट जो लीड कर रहा है. इसको लीड करने वाले कॉलम, इसको लीड करेगा 3, इसको लीड कौन करेगा 7, ये कर रहा है 11, इसको वो ये आपका आएगा, ये नहीं आएगा इस फॉर्म से. उसके बाद हम लोग को क्या लिखा हुआ है, द ऑल द एंट्रीज ऑफ कॉलम, ये हो गया द लीडिंग नन एम्प्टी एवरी रो मस्ट बी वन. मतलब लिखा द लीडिंग नन एम्प्टी एवरी रो मस्ट बी वन, मतलब आपको जो है ये सारे में आपको 1 आना चाहिए था, लेकिन आपका नहीं है. जिसको आप लिखेंगे क्या, ये आपका कौन सा फॉर्म है, एसोलन फॉर्म. ठीक है, ये आपका एसोलन फॉर्म है, एसोलन फॉर्म है, ये एसोलन फॉर्म का मैट्रिक्स है. नेक्स्ट देखेंगे, हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. यहाँ A = 2 लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इसको दिया हुआ है 1 0 0
उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पे 0 0 0, उसके बाद लिख देते हैं 0 1 0, उसके बाद लिख देते हैं 5 0 5 0 1। अब यहाँ पे देखें ये जो मैट्रिसेस है ये क्या है आपको देखेंगे आप। मान लेते हैं इसको लीड करने वाला कौन है बताइए, इसको लीड करने वाला कौन है 1, तो पूरा 0 आ गया आपका। इसको लीड करने वाला तो कोई है ही नहीं जिसको ख़त्म करें आप। इसको लीड करने वाला कौन है 1, तो इसका नीचे 0 है। फिर आपका ये है, इसका मतलब ये आपको समझे कि ये जो मैट्रिक्स है आपका क्या है, एसोलन फॉर्म है, क्योंकि ये जब का 1 नहीं है, 1 चाहिए इसको यहाँ पे, तभी आपका वो रो रिड्यूस होता है। ये आपका क्या होगा, एसोलन फॉर्म है, एसोलन फॉर्म है। ये आपका रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म नहीं है, ठीक है, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म नहीं है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है और आपको ये समझ में आना चाहिए ये जितना भी रो रिड्यूस्ड, जो भी रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म होता है, एसोलन फॉर्म होता है, सारा जो होगा वो एसोलन फॉर्म होगा, ठीक है, सारा क्या होगा, एसोलन फॉर्म होगा। लेकिन ये सारा एसोलन फॉर्म जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, रो रिड्यूस भी हो, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर कोई कॉलम 0 0 है तो उसको लिखने का क्या मतलब है, जब कोई उसको हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग रो ऑपरेशन कर रहे हैं ना, रो को हटाने का अलावा सी तो ऑपरेशन नहीं करते हम लोग कभी इसमें, तो रो अगर रहेगा तो उसको लिखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। हम उसको एक कंस्ट्रक्ट करके आपको बताते हैं कि रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो होगा क्या है, और उसके बाद जो है क्या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इसमें एक सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और उसको हम लोग उसका इक्विवेलेंट में मैट्रिक्स निकालेंगे। सपोज एक इक्वेशन अगर हम लोग दे दिए यहाँ पे, सपोज ये आपका है 2x1 ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 3x2 प्लस जो दे दिए हैं 4, ये आपका 4x3 ये दे दिए, ये आपका 1 दिए हुए हैं, ठीक है। अगला जो है लिख देते हैं हम लोग x2 प्लस 5x3 x2 प्लस 6x3, ये 2 यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं यहाँ पे 2 लिख देते हैं इसका। और नेक्स्ट में जो है अगला जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं 4x3 7x3 8x3 कुछ भी लिखें, यहाँ 8x3 लिख देते हैं, इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये मैट्रिक्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो ये हम लोग ए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या 2 3 4 2 3 4 ये लिखेंगे हम लोग। उसके बाद इधर x1 वाला 0 इसको 0 लिखेंगे, और ये क्या होगा आपका 2 होगा, ये होगा 6 होगा, और ये क्या होगा 0 है, ये 0 और ये क्या 8, ये आ गया आपका। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा आपका, ये आपका है क्या x1 है, ये x2 है, ये क्या है x3 है, ठीक है। और अगला पार्ट में क्या है आपका 1 है 2 है और ये -1 है। तो आपको पता होगा, आपको हम बताए थे ये कि ये जो है आपका ए एक्स इक्वल टू क्या है आपका, ये बी है, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, यहाँ से इस मैट्रिक्स को देखें, ये मैट्रिक्स जो है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि आप ये ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आप देखें इसको। तो ये मैट्रिक्स जो है एक आपका ये है, यहाँ पे देख लें आप, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सारा जो है एसोलन फॉर्म में होता है, ठीक है। यूटीएम बोले एलटीएम दोनों क्या होता है, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जो भी एसोलन जो भी आपका मैट्रिक्स होगा एलटीएम या यूटीएम हमेशा जो होगा वो आपका क्या होता है एसोलन फॉर्म होता है। ये आपका क्या होगा एसोलन फॉर्म है। क्यों एसोलन फॉर्म में है, क्योंकि ये जो है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और जितने भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है सारा मैट्रिक्स जो होता है वो सारा क्या होगा आपका एशेलन फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं एवरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ लिख देते हैं हम आपको एवरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आर
इन एसोलन फॉर्म। ये सारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एसोलन फॉर्म में होता है। अब यहाँ से ए का वैल्यू क्या है देख लें, यहाँ पे ये तो ए का वैल्यू है, ये बी का है, बी का आपका है, और ये जो होगा आपका एक्स का है, ठीक है। तो एक आपको लिख देते हैं, ए का जो वैल्यू है यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या है आपका 2 3 4 2 3 4, और ये आपका 0 2 6, और ये है 0 0 8, ये है। और एक्स का वैल्यू कितना है आपका, एक्स इक्वल टू है x1 x2, और ये क्या है x3, और बी का जो वैल्यू है वो क्या है b1 b2 b3 में क्या है 1 2 -1, ठीक है। यहाँ से जो है आपको पता होगा, यहाँ से हम लोग जो निकालेंगे इसका, अगर इसका हम लोग वैल्यू को निकालें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से एक मैट्रिक्स हम लोग कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको कंसिडर ऐसा करेंगे सी, ठीक है। यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा ए, और ये आपका ऐसा होगा। इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं क्या, ये मैट्रिक्स क्या है, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्लासिफिक इसको करेंगे, देखें यहाँ पे सी इक्वल्स टू जो है इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए का वैल्यू लिखते हैं आप, ए का वैल्यू कितना होगा 2 3 4 0 2 6 0 0 8, ठीक है। आप इसको ब्रोकन लाइन से अलग करेंगे, बी का वैल्यू भी लिखते हैं आप 1 2 -1, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया। और ये जो है आप हम लोग को ये एसोलन फॉर्म भी कर सकते हैं, इसको हम लोग जीरो कर लेते हैं, ठीक है, ये आपको हम लोग जीरो कर लेते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का भी वैल्यू हम लोग को फाइंड करेंगे कि उसका वैल्यू क्या होगा उसका, और उसी तरह करके हम लोग जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करेंगे वो भी आपका, इसमें भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ जाएगा आपका। और यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो अप्लाई करते हैं इसको हम लोग चेंज करेंगे, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म, ठीक है, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म चेंज करेंगे इसको हम लोग, और इसको हम लोग आगे इसको बनाएंगे, ठीक है, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म करके हम लोग चेंज फॉर्म में नहीं होगा तो उसको हम लोग इस तरह करके चेंज करेंगे हम लोग। ये ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है आपका, ए टू बी है, इसको हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, सॉरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, R1 R2 जो है करेंगे। और उसको अप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे कहाँ, ए डैश, और क्या करेंगे बी डैश चेंज करेंगे, मतलब ये आपका सी है, ये आपका हम लोग क्या करेंगे सी डैश चेंज करेंगे। इसका नेक्स्ट हम लोग ऑगमेंटेड, ये जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर एसोलन फॉर्म में है, एसोलन फॉर्म में है, ठीक है, तो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा, ठीक है, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा उसको वो भी क्या होगा एसोलन फॉर्म में होगा, ठीक है, वो भी हम लोग का एसोलन फॉर्म में होगा, ठीक है। और अगर ए जो है रो रिड्यूस, ये आपका तीसरा चौथा होगा, ये रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म में हो, ठीक है, रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म में हो, तो आप ये समझेंगे कि ये जो होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होगा वो आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नीड नॉट इन रो रिड्यूस एसोलन फॉर्म, रो रिड्यूस, ये जरूरी रो रिड्यूस एसोलन, जरूरी नहीं कि जो है ये भी आपका रो रिड्यूस इसमें होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसका रिजल्ट में आपको ये देखेंगे, अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया तो आप समझेंगे कि वो आपका एसोलन फॉर्म में, अगर वो एसोलन फॉर्म में होगा तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी आपका एसोलन फॉर्म में होगा। और ये आपका ए को हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स करते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा हम लोग का, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। बी जो है कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स होता है आपका। तो ये इस तरह करके एक क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन जो होगा वो क्या क्या होगा देखिए आप, ये होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, ये होगा आपके। नेक्स्ट में क्या x1 0 यहाँ पे 0 होगा, और x2 कितना है 1 है तो 1 होगा, एक ये होगा -2 और ये होगा 1, फिर एक यहाँ पे x दोनों 0 है 0 0 है, और x3 x4 का वैल्यू कितना है 1 और ये है -1, ठीक है। और अगला जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में आपका ये 0 है 0 है 0 है, ये क्या है 6 है, ठीक है। तो ये आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू जो लिखेंगे, कॉलम जो उसका रो जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे क्या है x1 है, x2 है, x3 है, और ये क्या है x4, ये दिया हुआ है आपका। और ये नेक्स्ट जो है हम लोग का b जो है वो कितना है आपका 1 है, 2 है, 5 है, और ये 12,
ये चीज़ है आपका। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब ये होगा आपका, ये चीज़ आ जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। सारा का इसका वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे। इसका वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, 4 है और ये 5 है। फिर 0 है, 1 है, -2 है, 1 है, 0 है, 0 है, 1 है, -1 है, फिर 0 है, 0 है, 0 है और ये 6 है। ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 1 2 1 2 5 और 12 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गया आपका। अब यहाँ से देखेंगे क्या ये जो है रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में है, तो यहाँ पे तुरंत वैल्यू निकल जाएगा आपका। क्या देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो है ये रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म में, क्योंकि ये मैट्रिक्स जो है वो कैसा बन जाएगा। आप देखें यहाँ पे ये लीडिंग नॉन जीरो है, ये लीडिंग नॉन जीरो नीचे जीरो है, लीडिंग नॉन जीरो नीचे जीरो है, लीडिंग नॉन जीरो नीचे। इसका मतलब ये कैसा है, पहले से रो एशेलन फॉर्म में दिया हुआ है ये। और जब रो एशेलन फॉर्म में आपको दिया हुआ तो आराम से उसको आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको सॉरी ये एशेलन फॉर्म में दिया हुआ है। ये आराम से आप इसको आप क्या कर सकते हैं, सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ चेंज करना पड़ेगा, सीडेस जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा उसको आपको चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। जब तक ये ना चेंज हो तब तक आप उसको नहीं बना सकते हैं। इसमें आप आराम से सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप देखिए, अगला क्या होगा, यहाँ से 1 बाई 1 करके आप वैल्यू निकालते चले यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 6x4 = 12 होगा। तो आप इसको लिखते चले 6x4 = 12, तो x कितना आ जाएगा 2 होगा, मतलब x4 = कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ इसको वैल्यू पे पुट करेंगे, x3 - x4 = क्या 5। तो x4 का 2 है तो यहाँ पे होगा x3 - 2 = 5। तो x3 = कितना आएगा 7 आएगा। अगला में हम लोग क्या करेंगे, x2 - 2x3 प्लस क्या होगा x4 = क्या है 2। तो यहाँ से सारा वैल्यू पुट करेंगे आप, तो सारा वैल्यू पुट करेंगे तो x2 का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा 2x3। मतलब यहाँ पे 2x3 का मतलब हो गया 7 2 = 40, 14 में 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो होगा -12, उधर जाके 14 होगा, मतलब x2 = क्या होगा 14 होगा। फिर आप उसी तरह करके आप x1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह करके आप सारा वैल्यू को आप निकाल सकते हैं इसमें। जब मैट्रिक्स आपका जो हो वो आपका एशेलन फॉर्म में हो तो सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो तो आपको क्या करना होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से। उसके बाद ही सारा वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप सिंपल वे से अगर आप बॉटम से स्टार्ट करेंगे सारा वैल्यू 1 बाई 1 करके आपको मिलते चलेगा, ठीक है। इसलिए आपको वहाँ से सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन अरे नहीं बताएंगे पूरा, वो क्या नहीं बताएंगे, उसको कंप्लीट तो हो गया, क्या बताएंगे भी निकालना, उसका खुद से निकाल लो, निकाल हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग देखेंगे, ये दो तरह का सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का। पहला तो होगा कंसिस्टेंट और दूसरा क्या होगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आपका दो तरह का होगा, पहला को कहेंगे कंसिस्टेंट, दूसरा को क्या कहेंगे इनकंसिस्टेंट। जब भी आपका सॉल्यूशन करना हो तो आपको याद रखें हमेशा मैट्रिसेस को हमेशा जो है उसको हम लोग रो रिड्यूस एशेलन फॉर्म चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका सी जो है एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ये आपका दिया हुआ है ऐसा। अगर ये आपका रो मतलब रिड्यूस एशेलन फॉर्म में नहीं है तो यहाँ पे इसको आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। अगर ये आपका नॉट इन एशेलन फॉर्म, अगर एशेलन फॉर्म में नहीं हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या करेंगे अप्लाई करेंगे और इसको चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, सी को सी डैश और ये आपका हो जाएगा क्या ए डैश और ये हो जाएगा आपका बी डैश, इसको आप चेंज करेंगे। और अगर ये आपका एशेलन फॉर्म में आ गया, ठीक है, अगर ये आपका एशेलन फॉर्म आ गया तो आप आराम से उसका क्या कर सकते हैं, आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ये आपका एशेलन फॉर्म में आ गया तो वी कैन फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है। वी कैन फाइंड सॉल्यूशन ईजीली, हम लोग तुरंत उसका सॉल्यूशन को हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे कि वो जो है हम लोग को एशेलन फॉर्म में चेंज हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखें इसका जो सॉल्यूशन होगा, पहला तो होगा कंसिस्टेंट इसका जो सॉल्यूशन में जो होगा, पहला इसका देख लें आप। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले इसका देखें, पहला तो होगा इसका कंसिस्टेंट, ठीक है, पहला तो आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा और अगला को हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। एक होगा कंसिस्टेंट, एक हो गया इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन।
अब याद रखना है कि कंसिस्टेंट सिग्निफिकेंस के लिए क्या होगा। अगर रैंक जो है, रैंक किसका, ए का, अगर रैंक जो है ए का और सी का दोनों इक्वल हो जाए तो आपको ये समझना है कि वो जो है रैंक ए और सी जो भी हो, अगर दोनों इक्वल हो जाए उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, और अगर ये इक्वल नहीं हो तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहेंगे। रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। ये तो आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। रैंक अगर दोनों का सेम, सी का रैंक अगर जो भी हो वही अगर ए का भी रैंक होगा तो वो आपका निकल जाएगी। नेक्स्ट जो है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये दो तरह का होता है। पहला तो होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, पहला होगा यूनिक सॉल्यूशन, पहला होगा यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन ये होगा। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब आपका ये रैंक जो है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाए, रैंक ऑफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ अननोन, जितना नंबर ऑफ अननोन है, नंबर ऑफ अननोन। अगर ऐसा हो जाए तो आप समझेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे क्या होगा, यूनिक होगा। अगर इसमें आपका रैंक जो है ए का जो रैंक सी का इक्वल हो जाए और ये लेस देन क्या हो जाए, नंबर ऑफ अननोन, ठीक है, यहाँ पे होगा नंबर ऑफ अननोन। अगर अननोन का वैल्यू क्या हो जाए, इसका कम हो जाए तो समझ जाना है उसमें आपको क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप समझेंगे इस चीज़ को कि कोई भी लीनियर, कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो है दो तरह का सॉल्यूशन होता है। पहला को हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे, अगला को इनकंसिस्टेंट कहेंगे। अगर कंसिस्टेंट में अगर रैंक ए और सी का जो रैंक अगर दोनों का सेम आ जाए, ठीक है, रैंक ए का मतलब हो गया नंबर ऑफ नन, इसको ऐसा लिख सकते हैं। रैंक ए का मतलब आप समझे, रैंक ए का वैल्यू अगर मान लेते हैं नंबर ऑफ नन जीरो रो, ठीक है, नंबर ऑफ नन जीरो रो, नन जीरो रो, ठीक है। और सी का मतलब, रैंक का मतलब आपको होगा, रैंक सी का मतलब हो गया नंबर ऑफ नन जीरो रो, ठीक है, नंबर ऑफ नन जीरो क्या है, रो, ये चीज़ होगा आपका। अगर आपका रैंक 8 से उसको चेंज करके अगर हम लोग निकालेंगे तो उसको सीरियसली कहेंगे, तो ये चीज़ आएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि सपोज दैट हम एक क्वेश्चन आपको ले लेते हैं, यहाँ पे आपको देखना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। आप सपोज दैट यहाँ पे हम लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 1। अगला लिख लेते हैं 4x2 प्लस 5x3 इक्वल्स टू क्या है, 2। और अगला लिख लेते हैं हम लोग प्लस 2x3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको देखेंगे, अब नंबर ऑफ अननोन कितना है, नंबर ऑफ अननोन का मतलब x1 x2 x3 है। नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन इक्वल्स टू क्या है आपका, x1 है, x2 है, x3 मतलब क्या है, ये 3 है। 3 इसमें अननोन है। अब इसका मैट्रिक्स कंसर्ट कर लेते हैं हम लोग, मैट्रिक्स कंसर्ट करेंगे क्या होगा, आप देखें यहाँ पे इसका जो मैट्रिक्स होगा, ए हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कर लेते हैं, ए पहले निकल लेते हैं 1 2 3 0 4 5 0 0 2, ये आपका है। अब इसका अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालें, सी इक्वल टू निकालें, तो यहाँ पे देखें ए बी है होगा आपका, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, देखें ए का वैल्यू है 1 2 3 0 4 5 0 0 2, और ये आपका होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होगा 1 2 1। अब यहाँ पे देखेंगे ये पहले से आपका कैसा दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ कैसा, ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दिया हुआ है, मतलब ये आपका पहले से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और जो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है वो आपका क्या होगा, एसोलन फॉर्म है। और जो भी एसोलन फॉर्म होगा, अगर ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एसोलन फॉर्म में हो तो ये भी जो होगा आपका एक एसोलन फॉर्म में होगा, ठीक है, ये भी आपका एसोलन फॉर्म में होगा। अब अगर ये एसोलन फॉर्म में हो गया तो बताइए नंबर ऑफ नन जीरो रो कितना है, 1 2 3, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, रैंक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। उसकी तरह रैंक ऑफ सी भी होगा 3 होगा, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ नन जीरो रो जो है उतना ही, रैंक ऑफ सी इक्वल टू 3 होगा। और नंबर ऑफ अननोन भी कितना है, नंबर ऑफ अननोन भी कितना है, 3 है, नंबर ऑफ अननोन भी कितना 3। तो यहाँ से देखें कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि आपका ये सारा चीज़ आपका इक्वल हो गया, तो ये किसका कंडीशन होता है आपका, यूनिक सॉल्यूशन का। तो ये इस इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और क्या होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, देखें कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है 1 1 1,
1 1 1, ठीक है। फिर क्या है आपका 3 1 -2, फिर है 2 4 7 2 4 7। जो देखो अब इसको देखो, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं ना, देखो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं ना, तो यहाँ पे जीरो करो, यहाँ जीरो करो और यहाँ